हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। तो आज हम अपने इस वीडियो में बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर की पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। और पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे वो भी पैथोफिजियोलॉजी की ईजी एक्सप्लेनेशन विद हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स का बेनिफिट ले सकें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हम पैथोफिजियोलॉजी की डिफिनीशन, पैथोफिजियोलॉजी होता क्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम यूनिट फर्स्ट के पहले टॉपिक होम्योस्टेटिस की डिफिनीशन, कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम को अपने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइस इस वीडियो को इन तक देखिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स पैथोस एंड फिजियोलॉजी। पैथोस मीन्स सफरिंग एंड फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शन। आपने फिजियोलॉजी को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ा है ना। एंड पैथोस यहाँ पे सफरिंग है, तो पैथोस फिजियोलॉजी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपको कोई डिजीज हुआ है, उस कंडीशन पे आपकी जो बॉडी है वो कैसे फंक्शन कर रही है। आपको कोई डिजीज हुआ है, आप सफ़र कर रहे हैं, किसी चीज़ से डिसऑर्डर हुआ है, उस टाइम पे आपके जो फंक्शन है बॉडी का वो कैसे अल्टर्ड हो रहा है, उसमें कैसे एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं, इसकी स्टडी हम पैथोफिजियोलॉजी में करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड प्रेशर 120 से 80 mmHg है, नॉर्मल रेंज है हमारे ब्लड प्रेशर का, ये नॉर्मल फंक्शन है। बट अगर यही हाइपरटेंशन का पेशेंट हो जाए, ठीक है, कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाए हमारी बॉडी के अंदर और पर्सन हाइपरटेंशन का पेशेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में यही हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 120 एंड 80 mmHg से ज़्यादा हो जाता है, तो वो कंडीशन हाइपरटेंशन कहलाता है। सेम वैसे ही पैथोफिजियोलॉजी नाम से ही क्लियर है कि अगर कोई डिजीज हुआ है, उस कंडीशन में उसके रिस्पेक्ट में हमारी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, उसमें कैसे एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं, ठीक है, कैसे अल्टर हो रहा है फंक्शन, उसकी स्टडी पैथोफिजियोलॉजी में करेंगे। इसकी डिफिनीशन को देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ एबनॉर्मल चेंजेस इन द बॉडी फंक्शन, ठीक है, एबनॉर्मल चेंजेस आ रही हैं, दैट आर द कॉजेज कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजीज प्रोसेस, जो कि क्यों हो रहा है, कॉज हो रहा है, क्यों चेंजेस आ रही है, एबनॉर्मल चेंजेस आ रही हैं, कोई डिजीज कॉज हो रही है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजीज प्रोसेस, ठीक है, कोई डिजीज हो रहा है, कोई डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आपका जो बॉडी का फंक्शन है कैसे अल्टर हो रहा है, उनमें कैसे एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं, इसकी स्टडी हम पैथोफिजियोलॉजी में करेंगे। तो ये सब्जेक्ट बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग है, इसको पूरी तरीके से समझने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सिंपल हैंड रिटेन पीडीएफ नोट्स भी हम लिंक में दे दिया करेंगे। हमने अभी दो वर्ड्स का जिक्र किया, डिजीज और डिसऑर्डर। तो डिजीज और डिसऑर्डर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये एक अपवाद है, बहुत से लोग कहते हैं डिजीज और डिसऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो डिजीज और डिसऑर्डर में डिफरेंस होता है। डिजीज क्या होता है, अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर करके हमारे जो फंक्शन है उनमें एबनॉर्मलिटीज कॉज कर रहा है, ठीक है, तो वो कंडीशन हमारा डिजीज कहलाएगा। डिजीज के लिए कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन सब्सटेंस, एक्सटर्नल फैक्टर है, एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर करके अगर एबनॉर्मलिटीज कॉज कर रही है, तो वो कंडीशन डिजीज कहलाता है। जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई इंजरी हो गई, या तो मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया डिजीज हो रहा है, तो मॉस्किटो क्या है, हमारा एंटीजन है, ठीक है, हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि बाइट करता है स्पोरोजॉइट्स को, हमारे स्किन में एपिडर्मिस लेयर में के अंदर डालता है, डंक करता है, तो उसके डंक में स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे स्किन में जाते हैं, इंटर करते हैं हमारी बॉडी में और हमें मलेरिया डिजीज कॉज होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से। तो ये हमारा क्या है, डिजीज है, जिसके लिए हमारा कोई एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। एंड डिसऑर्डर क्या होता है, डिसऑर्डर के लिए हमारा इंटरनल जो बॉडी है
उसमें कोई डिफेक्ट हो जाए, ठीक है, उनमें कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, इंटरनल इन जो एबनॉर्मलिटीज़ हों, या तो वो सर्टेन लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, कोई केमिकल इम्बैलेंस हो या बर्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, बर्थ डिफेक्ट हो, तो इसकी वजह से अगर कोई डिसऑर्डर, कोई एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है, हमारे बॉडी की फंक्शन अल्टर हो रही है, तो वो कंडीशन हमारा डिसऑर्डर कहलाएगा। जैसे कि बर्थ डिफेक्ट, डायबिटीज़, ये सारे हमारे क्या है, डिसऑर्डर हैं, ठीक है। डिजीज क्या होता है, क्योरेबल होता है, और सम केसेस में ये रिक्योर नहीं हो सकता है, रिकवर नहीं हो सकता है। बट डिसऑर्डर क्या है, ये क्योरेबल नहीं है, बट मैनेज कर सकते हैं इसको ट्रीटमेंट दे के। जैसे डायबिटीज जिसको हुआ है उसको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, बट उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये रिकवर भी होता है, ओकर भी है। चलिए अब हमने अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस की थ्योरी को फर्स्ट टाइम फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट क्लाउड बेनॉर्ड ने 1865 में इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद 1926 में होम्योस्टैटिस टर्म का यूज वॉल्टर कैनॉन ने किया था। तो होम्योस्टैटिस के बारे में चलिए समझते हैं। होम्योस्टैटिस डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, ठीक है, दो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, होम्यो प्लस स्टैटिस। होम्यो का मतलब होता है कांस्टेंट और सिमिलर, स्टैटिस मीन्स स्टेट। तो समझते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी। होम्योस्टैटिस का मतलब होता है हमारी जो बॉडी की एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ECF, ठीक है, बॉडी की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहे, ये कंडीशन हमारा होम्योस्टैटिस कहलाता है। एक नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। होम्योस्टैटिस इज द एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी इन एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस। हमारी जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उनके रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो चेंजेस होती रह रही हैं, फिर भी हमारी जो बॉडी की इंटरनल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, ये हमारा होम्योस्टैटिस कंडीशन कहलाता है। या होम्योस्टैटिस का वर्क हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। जैसे ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, कुछ भी मौसम रहे, लेकिन हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर वो है वो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो फिक्स्ड होता है। तो हमारा होम्योस्टैटिस कंडीशन हमारी बॉडी टेम्परेचर का क्या है, वो है 37 डिग्री सेल्सियस। तो बाहर का इन्वायरमेंट कुछ भी रहे, बट हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहता है, होम्योस्टैटिस कंडीशन रहती है। तो होम्योस्टैटिस आपको समझ में आया कि हमारी बॉडी की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहे। दो डेफिनेशन हमने यहाँ पे दिया है एंड विद एग्जाम्पल, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिस। 3 कंपोनेंट होते हैं होम्योस्टैटिस के, रिसेप्टर, कंट्रोलर सेंटर एंड इफेक्टर। आप ये फिगर देखिए अगर कोई वेरिएबल्स, ठीक है, होम्योस्टैटिस कंडीशन इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है, ये देखिए आपको इम्बैलेंस बनाया हुआ दिखा रहा है। अगर पहला आप देखिए स्टिमुलस प्रोड्यूसेस चेंज इन वेरिएबल्स, कोई भी स्टिमुलस है वो हमारे वेरिएबल्स में चेंजेस लाए, जैसे ये 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, वो इंक्रीज हो जाए या तो डिक्रीज हो जाए, कोई भी चेंजेस हो। तो सबसे पहले क्या होता है, चेंजेस डिटेक्ट टू रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर है, ठीक है, वो तुरंत उसको डिटेक्ट होता है कि हमारे जो होम्योस्टैटिस कंडीशन है उसमें एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं, ठीक है, तो वो तुरंत मैसेज कन्वे करता है कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर हमारे 2 होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, उनके पास मैसेज करता है कि हमारी जो होम्योस्टैटिस कंडीशन है वो मेंटेन नहीं है, या तो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जो भी है वो कंट्रोल सेंटर के पास तुरंत इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है, सेंड करता है। देन कंट्रोल सेंटर से तुरंत आउटपुट आता है इफेक्टर के पास कि ये चीज़ें इनबैलेंस हैं, आप इनको मेंटेन करो। तो इफेक्टर क्या करता है, तुरंत फीडबैक मैकेनिज्म को स्टार्ट करता है और चीज़ों को मेंटेन कर देता है। ये हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिस का वर्क, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आपके
क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, ठीक है, टीचर नहीं है तो शोर करते ही हैं आप लोग, तो शोर हो रहा है, तो आवाज़ गई ऑफिस में, ठीक है। ऑफिस हमारा कंट्रोलर सेंटर है, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, तो कॉलेज में कंट्रोलर सेंटर क्या है, हमारे प्रिंसिपल हैं, उनके पास बात गई कि इस क्लास में आवाज़ हो रही है, सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, उसमें आवाज़ हो रही है वी फॉर्म में। तो क्या करते हैं वो, तुरंत कॉल करते हैं जिनकी क्लास होती है कि आप कहाँ पे हैं, आपके तो बच्चे शोर कर रहे हैं। तुरंत टीचर आता है क्लास में और जो माहौल है वो शांत हो जाता है, सारे लोग जो शोर कर रहे होते हैं वो शांत हो जाते हैं, तो जो कंडीशन है वो मेंटेन हो जाता है, पहले जैसा हो जाता है। सेम वैसे ही कि कोई भी बॉडी में इम्बैलेंस हो रहा है, रिसेप्टर क्या करता है, कन्वे करता है, रिसेप्टर जाएगा कंट्रोलर सेंटर के पास कि ये चीज़ें इम्बैलेंस हुई हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के पास, वो तुरंत मैसेज सेंड करती है इफेक्टर को, चीज़ों को बैलेंस करो। इफेक्टर जो है फीडबैक सिस्टम के थ्रू, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू सारे चीज़ों को मेंटेन करता है। ये हमारा कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिस है। वन बाई वन इसको आप पढ़ भी सकते हैं। रिसेप्टर क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट द रिसेप्टर इज द सेंसिंग कंपोनेंट्स, ठीक है, ये सेंसिंग कंपोनेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रही हैं तो उसको क्या करता है, उसको मॉनिटर करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। कंट्रोलर सेंटर का क्या काम होता है, ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेशन सेंटर। इंटीग्रेशन सेंटर इसको कहते हैं, ये क्या करता है, इट रिसीव द प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर, रिसेप्टर से जो चेंजेस हुई हैं उनका ये जो मैसेज सेंड करता है वो इसको रिसीव करता है और फिर एक्शन लेता है। इफेक्टर क्या करता है, द इफेक्टर रिस्पॉन्ड टू कमांड ऑफ द कंट्रोल सेंटर, जो रिस्पॉन्ड कंट्रोल सेंटर देती है उसको कमांड करता है, ठीक है, जो भी कंट्रोल सेंटर कहेगी इफेक्टर वही करेगा। इट कुड आइदर अपोज और इन्हांस द स्टिमुलस, या तो जो स्टिमुलस है अगर डिक्रीज हुआ है तो इन्हांस कर देगा उसको, और इंक्रीज हुआ है तो उसको डिक्रीज करेगा। जो भी मैकेनिज्म का वहाँ पे वर्क होगा जिससे हमारा होम्योस्टैटिस मेंटेन हो जाए, इफेक्टर वो काम करेगा। ये 3 कंपोनेंट्स है हमारे होम्योस्टैटिस के। नेक्स्ट हमारा जो है टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, तो हम सबसे पहले फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, देन उसकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म, इफ देयर आर एनी चेंजेस टेक प्लेस इन इंटरनल एनवायरनमेंट द फीडबैक सिस्टम इज टेक बैक इनटू इट्स कांस्टेंट स्टेट और इन होम्योस्टैटिस। अगर कोई भी इंटरनल इन्वायरमेंट में आपके चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, चेंजेस टेक प्लेस इन इंटरनल इन्वायरमेंट, कोई भी इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, तुरंत क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है और चीज़ों को होम्योस्टैटिस कंडीशन, पहले जैसे कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में ला देता है, मेंटेन करता है, हमारी बॉडी के जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट है उनको मेंटेन करके रखता है। तो कोई भी चेंजेस हुई, फीडबैक सिस्टम क्या होता है, स्टार्ट होता है, मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, फिर से चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। ये हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है। बॉडी मेंटेन होम्योस्टैटिस बाय फॉलोइंग फीडबैक मैकेनिज्म, तो कौन कौन से मैकेनिज्म है जिनसे बॉडी की जो बॉडी मेंटेन रखती है, इंटरनल इन्वायरमेंट इनका मेंटेन रहता है, ठीक है। तो 2 टाइप्स के होते हैं, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आप दोनों बात को थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, इनको आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। जो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो तो होम्योस्टैटिस कंडीशन को फॉलो करती है, हमारी बॉडी में होम्योस्टैटिस कंडीशन बना के रखती है, बट पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होम्योस्टैटिस कंडीशन को मेंटेन नहीं करती है। फिर भी कुछ ऐसे हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं, प्रोसेस है, उस टाइम पे हमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। तो आप ये याद रखिएगा, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होम्योस्टैटिस को फॉलो करती है, होम्योस्टैटिस मेंटेन करके रखती है बॉडी में, ठीक है, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखती है। बट पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो हमारी बॉडी में मेंटेन होम्योस्टैटिस नहीं करती, होम्योस्टैटिस को मेंटेन नहीं करती है। तो फर्स्ट देखते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस दैट रिटर्न द रेगुलेटेड वेरिएबल्स टूवर्ड्स इट मीन्स वैल्यू और विद इन इट्स नॉर्मल रेंजेस बाय ए नेगेटिव रिस्पॉन्स टू द इनिशिएटिंग स्टिमुलस। इतना डिफिनीशन है, इसको आप सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए कि निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ें कम हो रही हैं तो
उनको ज़्यादा करेगा, बढ़ा के नॉर्मल चीज़ मेंटेन करेगा। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर ये कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको फिर से इंक्रीज करके इसको मेंटेन करेगा। अगर ये ज़्यादा हुआ है, फीवर हमें है, तो इसको डिक्रीज करके फिर से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करेगा। ये हमारा जो मैकेनिज्म है वो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है। या तो चीज़ों को इंक्रीज करके या तो डिक्रीज करके, बट हमारे होम्योस्टेटिस कंडीशन को मेंटेन करेगा, हमारी बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखेगा। ये हमारा निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। एक वर्ड्स में आप समझ सकते हैं, चेंज इन रिलेटेड वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल्स रिस्पॉन्सिबल है होम्योस्टेटिस कंडीशन के इम्बैलेंस करने में, उसको चेंज करके होम्योस्टेटिस कंडीशन को मेंटेन कर देगा। एक सेंटेंस में समझ लीजिए, चेंज इन रिलेटेड वेरिएबल। इसके प्रोसेस को समझिए। जैसे कोई स्टिमुलाई है, ठीक है, कोई भी स्टिमुलाई यहाँ पे है, वेरिएबल्स क्या करते हैं, वेरिएबल्स इंक्रीज एबव द सेट पॉइंट। मान लीजिए हमारा स्टिमुलाई एक समझने के लिए यहाँ पे 15 है, ठीक है, 15 डिग्री कुछ भी आप यहाँ पे स्टिमुलाई समझ लीजिए। या तो हम अपने बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड समझते हैं। क्या करता है वेरिएबल इंक्रीज एबव द सेट पॉइंट। ये जो सेट पॉइंट है इसको क्या करता है, वेरिएबल इंक्रीज कर देता है। अब ये 40 हो जाएगा या 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा वेरिएबल्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। फिर निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म उस टाइम पे एक्टिव होता है और इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसको ये इनहिबिट करेगा। अगर ये इनहिबिट करेगा तो ये जो इंक्रीज हो रहा है अभी इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल्स लोअर बिलो द सेट पॉइंट। फिर हमारा जो वेरिएबल्स है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड फिर से सेट पॉइंट पे आ जाएगा। ये हमारा निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है कि कोई भी स्टिमुलाई है उसको वेरिएबल्स जाके इंक्रीज कर रहे हैं, तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तुरंत वर्क करेगी, तुरंत अलर्ट हो जाएगी और क्या करेगी, वेरिएबल्स को इनहिबिट करने लगेगी, उसके फॉर्मेशन को, और फिर से जो सेट पॉइंट है स्टिमुलाई का वो उसको सेट पॉइंट पे सेट कर देगी, होम्योस्टेटिस कंडीशन को मेंटेन कर देगी। ये हमारा निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। कुछ एग्जाम्पल है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के। फर्स्ट है बीपी का रेगुलेशन करना, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, हार्मोन्स कंसंट्रेशन, पीएच वैल्यूम, ठीक है, पीएच है वैल्यूम, सोडियम एंड पोटेशियम, ऑस्मोलेलिटी। ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के। तो एक दो को हम अपने इस वीडियो में अच्छे से समझ लेते हैं कि निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। जैसे हमारा जो ब्लड प्रेशर है, बीपी डिक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर क्या है 120 से 80 mmHg है ना। 120 हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो हमारा क्या होता है, बैरो रिसेप्टार स्टिमुलेट। हमारा बोरो रिसेप्टार है जो कि बाइफर्केशन कैरोटिड आर्टरीज होती है, ठीक है, हमारे ईयर्स के थोड़े नीचे होती हैं, ठीक है। तो बैरो रिसेप्टार है, ये तुरंत स्टिमुलेट होते हैं। ये स्टिमुलेट होते हैं तो क्या करते हैं, स्टिमुलेट बीपी सेंटर। ये क्या करते हैं, हमारे बीपी सेंटर मेडुला को स्टिमुलेट करते हैं और फिर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। ये हमारा निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, हार्मोन्स के कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करता है। मान लो हमारे T3 एंड T4 थायराइड हार्मोन्स है, तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से, ठीक है, हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होता है और ये स्टिमुलेट करता है, रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज कर होता है, इसको स्टिमुलेट करता है। देन फिर ये क्या स्टिमुलेट करता है, हमारे थायराइड हार्मोन्स को, T3 एंड T4 हार्मोन्स को। बट अगर ये प्रोसेस सिर्फ ऐसे ही चलता रहे तो एक टाइम बॉडी में T3 एंड T4 का जो हार्मोन्स का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करता है। ये T3 T4 फिर क्या करता है, निगेटिव रिस्पॉन्स वो करता है, इनहिबिट करता है TSH को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को, और TRH को, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स को। तो जिससे हमारी बॉडी में T3 एंड T4 का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है, होम्योस्टेटिस कंडीशन मेंटेन रहती है। एकदम से खत्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलेट भी कर रहा है, देन ये इनहिबिट कर रहा है, जिससे T3 एंड T4 जो मैकेनिज्म है, T3
T3 एंड T4 का जो लेवल है हमारी बॉडी में वो मेंटेन रहेगा। ये भी हमारे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है, अगर कोई चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं, स्टिमुलेट कर रही हैं, तो क्या करेगा फीडबैक मैकेनिज्म, उनको डिक्रीज करके मेंटेन करेगा लेवल। अगर डिक्रीज हो रही है तो उनको इंक्रीज करके हमारा जो मेंटेन करेगा लेवल। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंक्रीज कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज किया, यहाँ पे ये डिक्रीज हो रही थी तो इनको इंक्रीज किया बीपी को। यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो फिर क्या कर रहा है, इसको डिक्रीज कर रहा है। ये हमारा है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल। जैसे आपको एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, डिहाइड्रेशन हुआ, पानी की कमी हो रही है आपके बॉडी में, तो फिर क्या वहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, थ्रस्ट मैकेनिज्म। ठीक है, थ्रस्ट मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, ऑन होगा, जिससे आपको प्यास लगेगी, आप पानी पिएंगे और आपका जो डिहाइड्रेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। या तो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटी डायरेटिक हार्मोन्स का रिलीज ज़्यादा होने लगेगा, जिससे यूरिन कम रिलीज होगा, कम होगा, तब भी हमारा जो हाइड्रेशन है बॉडी का वो मेंटेन होगा। तो ये भी हमारे निगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। Positive feedback mechanism is a series of changes that increase the variation in regulated variable by positive response to the initiating stimulus. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी में होम्योस्टेटिस कंडीशन को तो मेंटेन नहीं करता है, बट ये जो स्टिमुलस है उसको इनिशिएट करता है, बढ़ाता है, क्योंकि बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, पॉस्चुरेशन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड एंजाइम कैस्केड हाइपोथेसिस ऑफ ब्लड कोगुलेशन। कोई इंजरी हो जाए या चोट लग जाए, कट लग जाए, जो ब्लड का कोगुलेशन होता है, ठीक है, जो ब्लड का थक्का जमता है, ठीक है, वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो एक्टिव रहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही। तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, इनके एग्जाम्पल को डिटेल में। फर्स्ट है पॉस्चुरेशन रिफ्लेक्स। इनको हम फिगर के थ्रू थोड़ा समझते हैं। ये आप देखिए, ये फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है, सर्विक्स है, ठीक है, जहाँ से बेबी बाहर आता है। ये बेबी का सर है, ठीक है, ये बेबी हेड है, ठीक है। तो बेबी हेड जब चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ये स्ट्रेच करता है सर्विक्स पे, ठीक है। बेबी हेड क्या होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी प्रेशर क्रिएट करता है हमारे सर्विक्स पे, तो इसकी वजह से क्या होता है, सर्विक्स में स्ट्रेचिंग आती है, ठीक है, इसकी वजह से सर्विक्स में स्ट्रेचिंग आती है। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हमारा पोस्टेरियर पिट्यूटरी है। जब सर्विक्स पे स्ट्रेचिंग आती है, सर्विक्स पे जब स्ट्रेचिंग आती है तो ये क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, और क्या रिलीज होता है यहाँ से, ऑक्सीटोसिन। यहाँ से एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। बट जब सर्विक्स में स्ट्रेचिंग होती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो ये क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और यहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है। फिर ये ऑक्सीटोसिन क्या करती है फर्दर, फिर ये जाके यहाँ पे मायोमेट्रियम स्ट्रेचिंग को इंक्रीज करती है, ठीक है, मायोमेट्रियम सर्विस को इंक्रीज करती है, स्ट्रेच करती है, ठीक है, स्ट्रेचिंग कॉज करती है, जिससे सर्विस स्ट्रेचिंग और भी ज़्यादा इंक्रीज होती है। फर्दर ये फिर इसको
स्टिमुलेट करती है, देन ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ये इसको स्टिमुलेट करती है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्दर सारी चीजें एक दूसरे को सिर्फ स्टिमुलेट कर रही है, इंक्रीज कर रही हैं। ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक ये चाइल्ड बाहर नहीं आ जाए, चाइल्ड का बर्थ हो ना जाए। तो कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा फीमेल जेनिटल ऑर्गन है, यहाँ पे ये चाइल्ड है, इसका हेड ये है, बेबी हेड है। ड्यूरिंग डिलीवरी जो बेबी हेड है वो प्रेशर क्रिएट करता है सर्विक्स पे, जिससे सर्विक्स पे स्ट्रेचिंग कॉज होती है। ठीक है, स्ट्रेचिंग कॉज होने से ये क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन फिर जाके यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मायोमेट्रियम स्ट्रेचिंग कॉज करता है, इंक्रीज करता है, जिससे फिर सर्विस पे स्ट्रेच कॉज होता है, स्ट्रेच जनरेट होता है, सर्विस स्ट्रेच करती है। फर्दर ये फिर जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक चाइल्ड का बर्थ हो ना जाए। ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। में ऐसे लिख सकते हैं कि जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो, ठीक है, ये हमारा यूटेराइन है, उसका कॉन्ट्रैक्शन जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, बेबी हेड कॉजेस सर्वाइकल स्ट्रेचिंग। ठीक है, बेबी हेड क्या करता है, कॉज करता है सर्वाइकल स्ट्रेचिंग, सर्विस की स्ट्रेचिंग को कॉज करता है, इंक्रीज करता है। देन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ये जब स्ट्रेचिंग इंक्रीज होगा यहाँ पे, तो ये क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। देन ऑक्सीटोसिन क्या करता है, फिर ऑक्सीटोसिन फर्दर जाके यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। ऑक्सीटोसिन फर्दर जाता है यहाँ पे यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। देन बेबी की डिलीवरी हो जाती है, बेबी डिलीवरी। ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। आपने देखा यहाँ पे भी स्टिमुलेट हो रहा है, यहाँ पे भी स्टिमुलेट हो रहा है, यहाँ पे भी स्टिमुलेट हो रहा है। चीजों को सिर्फ इनिशिएट किया जा रहा है, ठीक है, इंक्रीज किया जा रहा है। यहाँ पे लिखा है ना कि इंक्रीजेज द वेरिएबल्स, यहाँ पे इंक्रीज किया जाता है। जबकि निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एक साइड अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे साइड उसको डिक्रीज करके चीजों को मेंटेन किया जाता है, होम्योस्टेटिस को मेंटेन किया जाता है, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को बॉडी के मेंटेन किया जाता है। अगर डिक्रीज होता है तो इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीज होता है तो डिक्रीज किया जाता है। बट पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे फंक्शन है जहाँ पे स्टिमुलेशन ही की जरूरत होती है चीज़ों के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। तो ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। This will continue till birth of child and hence the stimulus is terminated itself. ये जो स्टिमुलेशन का पूरा प्रोसेस है वो कब तक होगा, जब तक चाइल्ड का बर्थ नहीं होता है, उसके बाद ये पहले जैसे कंडीशन में हो जाएगा। सेकेंड है ब्लड का कोगुलेशन, जो खून का थक्का जमना है। कोई इंजरी हो जा रही है, मान लो इंजरी इन ब्लड वेसल्स, आपके ब्लड वेसल्स में इंजरी हो गई, तो क्या होता है, तुरंत एक्टिवेट होता है क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है। देन क्या होता है, एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर एक्ट ऑन अदर इंटरएक्टिवेटेड एंजाइम। क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते ही तुरंत क्या करता है, जो भी उसके इंटरएक्टिवेटेड एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्लॉटिंग करने में, उसको भी वो क्या करता है, एक्टिव करने लगता है। फिर वो क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है। ये प्रोसेस होता रहता है जिससे हमारा जो ब्लड है उसका कोगुलेशन हो जाता है। ये प्रोसेस भी कब तक चलेगा, दिस विल कंटिन्यू टिल द परमानेंट क्लॉट इज फॉर्म एंड हेंस द स्टिमुलस इज इटसेल्फ टर्मिनेटेड। ये परमानेंट जब तक क्लॉटिंग कॉज नहीं हो जाता, परमानेंट क्लॉट हो जाता है, तो उसके बाद ये स्टिमुलस क्या करता है, टर्मिनेटेड हो जाता है, हट जाता है पहले जैसे कंडीशन में, फिर ये सब आ जाते हैं। ये भी हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल है। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए इंटरएक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, पॉजिटिव सिंबल है। देन ये भी क्या कर रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दे रहा है। सिर्फ चीज़ों को इंक्रीज किया जा रहा है क्योंकि हमें प्रोसेस में, हमारी जो फंक्शन में इसकी रिक्वायरमेंट है कोगुलेशन करने में। तो यहाँ पे भी ये प्रोसेस तब तक होगा जब परमानेंट क्लॉटिंग का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, एंड देन अपने आप ये इटसेल्फ टर्मिनेट हो जाता है। ये हमारे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स एंड सिंपल इजी एक्सप्लेनेशन चीज़ों में टॉपिक में हो पाए। और नेक्स्ट वीडियो हमारा सेलुलर इंजरी पे रहेगा, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट फार्मा रिलेटेड अपडेट को देखने के लिए कीप वॉचिंग फार्मा की दुनिया। थैंक यू सो मच गाइज। एक बार फिर से कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी ये छोटी सी
एफर्ट हमें न्यू वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करती है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग फार्मा की दुनिया।